नमस्ते हिमाचल। तो मैं कुशल कुमार तिवारी, स्पोर्ट्स फिजिकल थेरेपिस्ट, केटीज फिजिकल थेरेपी सोलन से, और आज मेरा साथ दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम हिमांक है और मैं एक योगा थेरेपिस्ट हूँ शिव शक्ति योगशाला सोलन से। और आज हमारा सब्जेक्ट में साथ दे रहे हैं। नमस्ते, मेरा नाम रोहिणी है और मैं किन्नौर से हूँ। सो आज हम बात करने वाले हैं तितली आसन, बटरफ्लाई पोज, राइट? यस सर। सो इसके बारे में इन डिटेल योगिक पार्ट पे पहले डिस्कस करते हैं योगा एक्सपर्ट हिमांक से। आज हम जो आसन डिस्कस कर रहे हैं, तितली आसन काफी फेमस है, लोगों को यूजुअली पता होता है कैसे करना है। तो डिफरेंट नेम्स, इसको डिफरेंट स्कूल बोलते हैं, हम तितली आसन ही रखेंगे, बटरफ्लाई पोज। तो ये एक ऐसा आसन है, आई विश कि हर फीमेल्स तक ये आसन पहुंचे। लड़के भी कर सकते हैं, उनके लिए भी बहुत बेनिफिशियल है, बट स्पेशली ये फीमेल्स के लिए फोकस्ड है क्योंकि ये पेल्विक रीजन को बहुत एक्टिव रखता है, वहाँ की मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग करता है, एक बहुत अच्छा स्ट्रेच देता है। तो आपको सियाटिका या हिप या पेल्विक रीजन में अगर बहुत टाइटनेस है तो उसको रिलीज करता है। एंड जो एक नेचुरल साइकिल फीमेल को गो थ्रू करना पड़ता है बाय नेचर जो मिला है, उसमें ये काफी हेल्पफुल रहता है। फ्रॉम योर पीरियड्स टू गिविंग बर्थ टू पोस्ट डिलीवरी, ये हर चीज में एक बहुत अच्छा आसन है अगर आप इसको रेगुलरली भी 5-10 मिनट्स करेंगे। यस सर। तो पहले हम दिखाएं कैसे करेंगे। यस प्लीज। इस आसन को आज हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। जिन लोगों को बहुत ज्यादा टाइटनेस है उससे लेकर जो लोग एकदम स्टार्टिंग से उनका टाइटनेस नहीं है एंड डायरेक्टली करना चाहते हैं, तो ये सभी के लिए आज हम बताएंगे। ओके, ठीक है। सो सबसे पहले एकदम बिगनर्स अगर आप हैं तो लेग्स को सीधा कर लीजिए। अभी जो हम करने वाले हैं उसको ड्रिल्स कहते हैं तितली आसन के। टू वार्म अप काइंड कि हम लोग अगर तितली आसन में डायरेक्टली नहीं जा पाते, एक्टिवेशन बेसिकली। यस सर। तो अभी हम राइट लेग को उठा के प्लेस करेंगे अपने लेफ्ट थाई पर, जिसको हम अर्ध तितली आसन भी कहते हैं, हाफ तितली पोस्चर जो हम कहते हैं। अब हम अपने नी को अप एंड डाउन मूवमेंट देंगे 10 राउंड्स, ठीक है, लाइक दिस। ओके, 1 to 10 राउंड्स। एंड उसके बाद हम रिलैक्स करेंगे और धीरे से लेग को वापस रख देंगे। एंड साइमल्टेनियसली हम दूसरी साइड से भी ये सेम चीज अप्लाई करेंगे, लेग को धीरे से थाई पे प्लेस करेंगे एंड अप एंड डाउन मूवमेंट 10 टाइम्स करेंगे। ओके, नाउ योर हिप एंड पेल्विक इज रेडी। नाउ यू कैन स्ट्रेटन योर बोथ लेग्स। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी बहुत टाइटनेस है तो आप प्लीज पिल्लो रख लीजिए और पिल्लो पे बैठ जाइए। बहुत टाइटनेस है तो 2 पिल्लो रख लीजिए, पिल्लो पे बैठ जाइए। अब हम परफॉर्म करने वाले हैं तितली आसन। अब धीरे से राइट लेग को बेंड कीजिए एट कि आपका हील जो है पेल्विक तक आए। इनिशियली अगर आपको लगता है कि आपका हील वहां तक नहीं आ पाता तो आप अपने कंफर्ट पे थोड़ा आगे भी प्लेस कर सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। नाउ वंस यू हैव अटेन्ड, नाउ स्लोली अपना लेफ्ट लेग बेंड कीजिए और अपने दोनों पैर के सोल को बिल्कुल पैरेलली एक दूसरे से जोड़ दीजिए और आपकी दोनों हील जो है बिल्कुल आपके पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम, सॉरी पेरिफॉर्मिस बोल दिया मैंने, कोई बात नहीं। वो बोलना था क्या बोलते हैं उसको, पेरिनियम बोलना था। पेरिनियम, कोई बात नहीं, कैन कंटिन्यू। मैं दोनों नी यहाँ से स्टार्ट करूँ। सो आप इस तरह से अपने दोनों लेग्स को और पैरों को प्लेस करेंगे कि दोनों आपके जो पैरों के तलवे हैं वो पैरेलली एक दूसरे से जुड़े हैं इक्वली, एंड आपकी दोनों नीज इक्वी डिस्टेंट है, एंड आपकी जो दोनों हील्स है इफ पॉसिबल पेरिनियम को टच कर रही है, और एल्स जहां भी आप कंफर्टेबल है वहां पे आपने प्लेसमेंट अपने पैरों का किया है, बट दोनों पैर इक्वली एक दूसरे से अच्छे से जुड़े होने चाहिए। नाउ अगर आपका देखिए इनका जो नी है सर वो नीचे टच हो रहा है, बट इनिशियल स्टेज पे बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका नी नहीं फ्लैट होता है, वो थोड़ा ऊपर रहता है। एक बार हम सब्जेक्ट को कहेंगे ये आपका बहुत टाइटनेस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अप एंड डाउन मूवमेंट करेंगे। सिंपल अप एंड डाउन मूवमेंट इस तरह से हम करेंगे, जिनका बिल्कुल जो हिप टाइट है एंड वो नीचे नहीं टच होता है फ्लोर को, वो ये प्रैक्टिस करेंगे अराउंड 10 मिनट्स डेली फॉर 10 डेज। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे। अब जिनका टाइटनेस नहीं है, अब हम नेक्स्ट बताएं क्या करेंगे इसमें। अब हम अप एंड डाउन मूवमेंट ऑफ योर स्पाइन करेंगे। ओके, वंस योर नीज आर इक्वी डिस्टेंट एंड यू आर कंफर्टेबल। अब ध्यान से देखेंगे जो हमारा स्पाइन है वो थ्रू आउट द प्रोसेस स्ट्रेट रहेगा। हमने टारगेट करना है कि हमारा चेस्ट आगे जाए, नॉट आवर हेड।
चेस्ट एंड चिन को हमने आगे ले जाना है। कैसे, एक बार दिखाएंगे। इनहेल, पहले लंबी गहरी सांस लीजिए, चेस्ट आउट, एक्सहेल, स्लोली गो फॉरवर्ड, ठीक है। नाउ अगेन इनहेल, कम बैक, एक्सहेल, फॉरवर्ड। सो ये आपने 10 टाइम्स किया। नाउ इनहेल, कम अप, एक्सहेल, होल्ड कीजिए फॉरवर्ड जहां आपका मैक्सिमम है, ठीक है। अभी सब्जेक्ट का ओपनिंग है, आपका नहीं है तो आप वहीं होल्ड कीजिए, जितना रेंज है, जितना आपका रेंज है। डोंट प्रेशर योरसेल्फ, ठीक है। बट आप ये सर प्लीज आप हमें इसका एनाटॉमिकल पोजीशन बताइए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यहाँ स्पाइन बेंड कर देते हैं। एक्चुअली इफ यू हैव द फ्लेक्सिबिलिटी, अगर आपका उतना फ्लेक्सिबिलिटी है, उतना आपके मसल में खिंचाव हो रहा है, तो आप आगे जा सकते हो। जैसे ही आप आगे जाते हो तो आपका जो पोस्टीरियर स्पाइन है, मतलब जो पोस्टीरियर मसल है स्पाइन का, जो बैक साइड मसल्स है, वो यहाँ पे पूरा स्ट्रेच हो रहा है। हाँ जी। तो यूजुअली जो इस पोजीशन में, बटरफ्लाई पोज में या तितली आसन में जो कहा जाता है कि जो आपका डॉर्सल एरिया है वो प्रेस रहना चाहिए। हाँ जी, हाँ ताकि जब आप उसे प्रेस करके आगे जाते हैं तो आपका फ्रंट एब्डोमेन भी स्ट्रेच होता है, चेस्ट आउट होता है, तो पेक्टोरल्स मसल भी स्ट्रेच हो रहे होते हैं, जिससे आपके कॉस्टल एरिया में प्रेशर पड़ता है और आपके लंग्स मसल्स भी एक्टिव होते हैं। हाँ जी। साइमल्टेनियसली अगर आप देखोगे तो आप बार बार इसे आगे और पीछे की तरफ मूव कर रहे हो, तो जब आप आगे की तरफ जाते हो तो आपका पूरा स्पाइनल मसल स्ट्रेच होता है, और जैसे ही आप वापस आते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो दे विल गिव यू द इंक्रीज द ब्लड सप्लाई लेवल। तो ब्लड सप्लाई लेवल भी इंक्रीज हो रहा है और स्पाइन छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, तो उसकी मोबिलिटी भी यहाँ पे क्रिएट हो रही है, और उसके जो लिगामेंट्स है, टेंडन है, उनमें एक तरह की इलास्टिसिटी भी जनरेट हो रही है। राइट। तो ये एक प्रॉपर रेंज क्रिएट करता है। लेकिन इंडिकेशन ये है कि जब आप इस आसन को कर रहे होते हो तो आपका जो स्पाइन है वो प्रॉपर आर्च में होना चाहिए। राइट। विच इज द इम्पोर्टेंट थिंग। सर एक बार हम गलत बताएं, जो प्रॉब्लम आता है लोगों को कि वो नहीं करना है, आप प्लीज उसको फिर करेक्ट कीजिएगा क्लिनिकल रेफरेंस के साथ, ठीक है। तो आप यूजुअली क्या होता है, आप बेंड कर दीजिए अपना स्पाइन एंड यू टारगेट टू ब्रिंग योर फोरहेड डाउन, ये करते हैं सर लोग। तो अब आप प्लीज बताइए कि इसको कैसे अवॉइड करना है और सही कैसे करना है। अगर इसी पोजीशन में पेशेंट है तो नेक पूरी तरह फ्लेक्शन में। हाँ जी सर। अब सर्वाइकल लोगों को क्यों जनरेट होता है, क्योंकि वो जब अगर कोई मोबाइल यूज कर रहे हैं कोई चीज, तो नेक हमेशा फॉरवर्ड फ्लेक्शन में ही होता है, तो इनडायरेक्टली आप यहाँ पे नेक पे टेंशन क्रिएट कर रहे हो। राइट। नेक का इसमें कोई वर्क नहीं हो रहा, उल्टा आपने नेक पे टेंशन क्रिएट कर दी। हाँ जी। जब हम इसे आइडल पोज में करते हैं तो नेक ऊपर रहता है, चेस्ट आउट रहता है, तो नेक के पीछे एक्सटेंसर मसल स्ट्रेंथन हो रहे होते हैं, क्योंकि जब आप आगे जाते हो ग्रेविटी एक्ट कर रही होती है एंड यू आर गोइंग अगेंस्ट द ग्रेविटी। राइट। तो जो नेक के एक्सटेंसर्स है वो यहाँ पे काम कर रहे होते हैं। राइट। और अगर आप डॉर्सल एरिया को देखोगे तो वो वहां पे स्ट्रेच हो रहा है, क्योंकि जो आपका लंबोसैक्रल रीजन है, जो आपका पीठ और लोअर बैक हिप के बीच का जो मसल है वो वहां पे खिंच रहा है, तो वो आपको इनडायरेक्टली टेंशन क्रिएट कर रहा है। तो उससे आपके लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है, आपके स्पाइनल एरिया की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। तो अगर स्टिफनेस रिड्यूस करनी है तो यू नीड टू डू इन अ प्रॉपर पोस्चर। और अगर आप सिर्फ ऐसे बेंड करके जा रहे हो तो इससे आपको फायदा नहीं, नुकसान होगा, बिकॉज यू आर इंक्रीजिंग योर काइफोसिस, उसे हम कुब कहते हैं। हाँ जी। तो आप बैठ भी कुब में रहे हो, यूज भी कुब में कर रहे हो, काम भी कुब में कर रहे हो, और आसन भी कुब में कर रहे हो। तो आसन बेसिकली रिकवरी के लिए है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएट करने के लिए। तो जो पोस्चर आपको बताए जा रहे हैं उसको साइंटिफिक वे में किसी योगा थेरेपिस्ट के गाइडेंस में करोगे तो ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। डेफिनेटली। सो ये इसका स्पाइनल रिलेवेंस था। ठीक है सर, इसको हम फाइनल बता देते हैं, जब आपका फुल ओपनिंग हो गया है तो कैसे करना है, उसमें भी आप हमें हेल्प करना कि उससे क्या बेनिफिट होता है। इसके बेनिफिट मेल फीमेल में दोनों में अलग अलग है। हाँ जो बटरफ्लाई पोज हम पढ़ते हैं तो आपके इसमें तितली आसन कहा जाता है, और इसमें जो बेनिफिट्स है वो काफी हेल्पफुल है। हाँ जी। मतलब आगे चल के भी आपको लाइफ में काफी बेनिफिट देता है। ठीक है। सो अभी आप एग्जीक्यूट करें, फिर बात करते हैं। तो जब आपका ये अचीव हो गया फुली, नाउ वी विल इवन स्ट्रेच आवर पूरा आर्म्स को हम स्ट्रेच करके, आर्म्स को पूरा स्ट्रेच एंड फॉरवर्ड ले जाकर हम पूरा स्पाइन स्ट्रेच करेंगे। दिस इज द फुल पोज। यस। सो इनहेल, रेज योर बोथ आर्म्स, ठीक है, एंड पूरा अच्छे से स्ट्रेच करना है, कि आपका पूरा स्ट्रेचिंग जो है साइड से होते हुए आप एक्सहेल करके आगे जाएंगे, एंड यू आर ट्राई टू ब्रिंग योर चिन ऑन द फ्लोर।
Okay. ठीक है, चिन को टारगेट करना है, फोरहेड को नहीं करना है, ठीक है, Okay. चिन को रखना है, चेस्ट बिल्कुल फ्लैट रहेगा। एक बार फिर से हम दिखा देते हैं, इनहेल, टेक योर हैंड्स अप, एक्सहेल फॉरवर्ड, ठीक है। ये सर अब आप प्लीज हमें बताइए। आपके सब्जेक्ट को मानना पड़ेगा, वेरी गुड फ्लेक्सिबिलिटी शी हैव। डेफिनेटली किन्नौरियों में दम है। सो अगर आप इस पोजीशन में देखोगे तो इसका क्लिनिकल रिलेवेंस ये है कि जो फ्रंट में स्पेशली विमेंस में जैसे डिलीवरी के बाद या प्यूबर्टी के बाद जब ब्रेस्ट लेवल इंक्रीज हो जाता है तो यहाँ टाइटनेस काफी क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ देख रहे हो कि आर्म्स पूरी तरह स्ट्रेच है, तो आपका सेरेटस एंटीरियर मसल, latissimus dorsi muscle, your pectoralis muscle, even your glands in the front glands, और जो आपके नेक मसल्स है वो यहाँ पूरी तरह स्ट्रेच हो रहे हैं। तो फ्रंट पार्ट की आपकी ओपनिंग और उसकी ग्रोथ ज्यादा बेटर हो रही है इस पोजीशन में। और जब पेशेंट इसे हाथ ऊपर लेकर के फिर आगे जाता है, सो इनडायरेक्टली यू आर एक्टिवेटिंग योर डायफ्राम, जो आपके लंग्स की मूवमेंट में हेल्प करता है, ठीक है। यू कैन सी दैट द मूवमेंट, और जब ये आगे जा रहे हैं तो यू आर स्ट्रेचिंग योर एब्डोमेन। राइट। साइमल्टेनियसली अगर पीछे देखोगे तो पूरे स्पाइन को सर्वाइकल से लेके नीचे लोअर बैक तक इन्होंने स्ट्रेच किया हुआ है, क्योंकि वो बॉडी पूरी फॉरवर्ड जा रही है, तो स्पाइन में साइडली ट्रैक्शन क्रिएट कर रही है। एक चीज और भी पूछना चाहूंगी सर, देखिए लोगों का हिप उठ जाता है, हाँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है हिप ग्राउंडेड है, यस, वो भी आप प्लीज कवर श्योर, धीरे से आ रहे हैं उसके ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो लोअर बैक ये पूरी तरह स्ट्रेच हो रहा है। तो जो थोरैको-लंबर फेशिया है, जो आपकी अकड़न और जकड़न, कई लोग बोलते हैं बैठे बैठे पीठ अकड़ गई, तो वो अकड़ती ही इसलिए क्योंकि ये जो फेशिया है स्ट्रेच नहीं हो पाता। तो इस आसन से आप उसे स्ट्रेच भी कर सकते हो। अब अगर आप नीचे हिप की तरफ आते हो तो जब ये फॉरवर्ड जा रहे हैं तो यहाँ पे पेल्विक बोन ऐसे खिंच रही होती है, तो जब आप इसे आगे की तरफ खिंच रहे होते हो तो आपका ग्लूटियल मसल यहाँ पे स्ट्रेच होता है एंड इंक्रीजिंग अ प्रेशर ऑन योर फ्रंट एब्डोमेन। अब इसको मेल और फीमेल में डिवाइड करते हैं। तो अगर फीमेल की बात करें तो जैसे आपने पहले बताया कि प्रेगनेंसी में, साइकिल्स के टाइम में, या फिर अगर आपको बेबी प्लान करना हो फ्यूचर में उस समय, तो ये आसन क्या करता है, जैसे ही आप इसके लोअर साइड में देखोगे तो आपके अडक्टर मसल्स को स्ट्रेच कर रहा है, क्योंकि जब आप दोनों फीट अंदर रखते हो, उसे प्रेस करके अंदर आते हो तो आपके जो लेग्स होते हैं बाहर स्ट्रेच होते हैं, तो आपके अडक्टर मसल यहाँ स्ट्रेच हो रहे हैं, आपके ग्रोइन रीजन पे प्रेशर पड़ रहा है। तो ब्रेन की एक नॉर्मल फिजियोलॉजी होती है कि जहां भी प्रेशर पड़ता है वहां ब्लड सप्लाई रेट हाई कर देता है। बेसिक थिंग, जहां स्ट्रेच आया वहां ब्लड सप्लाई रेट हाई होगी, क्योंकि ब्लड वेसल्स ओपन हो जाते हैं। तो व्हेन यू गेट द हाई ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई इन योर लोअर रीजन, तो वहां पे जितने आपका ओव्यूलेशन पार्ट देख लो, या वेजाइनल पार्ट देख लो, या यूट्रस देख लो, तो वो जितने भी ऑर्गन्स हैं एक ही बार में एक्टिव हो जाते हैं। साइमल्टेनियसली मेल के साथ भी यही होता है। तो उसका जो जेनिटल पार्ट है वहां भी ब्लड सप्लाई रेट हाई हो जाता है। सो दिस पार्ट कैन इंक्रीज योर ऑल द एब्डोमेन, द लोअर एब्डोमेन रीजन, और वहां पे मेल और फीमेल के एब्डोमिनल पार्ट को ये इंक्रीज करता है, प्लस ब्लड सप्लाई रेट इंक्रीज करता है, प्लस वहां पे जो टॉक्सिसिटी होगी उसको रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। मसल पार्ट पे अगर हम काउंट, ये तो ऑर्गन की बात हो गई, अगर मसल पे बात करें तो आपके अडक्टर मसल को फ्लेक्सिबल करेगा, आपके ग्रोइन कंप्रेशन को रिड्यूस करेगा, आपके लंबोसैक्रल इंपिंजमेंट, जैसे ज्यादातर लोग कहते हैं इनके मनके खसक गए, L1, L2, L3, L4, L5 में प्रॉब्लम आ गई, डिस्क बल्ज आ गया, तो ये उसको भी रिड्यूस करने में हेल्प करेगा अगर उसकी बॉडी पोस्चर नॉर्मल है तो, बट अंडर द गाइडेंस ऑफ द क्लिनिकल एक्सपर्ट्स। ओके, सो ये इसका मोटा मोटा क्लिनिकल रिलेवेंस था। अब इसके कॉन्ट्रा इंडिकेशंस की बात कर ली जाती है। सर आपने जो पॉइंट्स कवर किए उससे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद आया, कि ये जो है ना, जो लोग प्लानिंग करते हैं कंसीव करने का और उनको नहीं हो पाता, दिस आसन इज वेरी गुड। यस, एंड आप इसको बेड टाइम पे बिफोर गोइंग टू स्लीप अगर आप करें परफॉर्म हर दिन 10 मिनट्स, तो इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। बिल्कुल पॉजिटिव है हिमा, क्योंकि आपका जो जेनिटल पार्ट है उसमें यू नीड टू बी द सप्लाई रेट, और टिश्यू को जब तक ब्रेन से मैसेज नहीं मिलेगा वो एक्टिव नहीं होगा। तो जो भी लोग अगर प्लान करना चाहते हैं तो वो इस आसन को अगर रेगुलर प्रैक्टिस करें, मेल फीमेल बोथ, तो दे विल गेट द वेरी पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो ये यूजुअली अगर आप देखोगे IVF करके एक मेथड चलती है, जब बेबी कंसीव नहीं कर पाते लोग,
तो उसमें भी एक गायनेकोलॉजिस्ट इस एक्सरसाइज को सजेस्ट करते हैं ताकि आपके लिए ये बेनिफिशियल हो सके। और इसे हम जैसे एज ए फिजियोथेरेपिस्ट भी जो एमपीटी गायनेकोलॉजिस्ट होते हैं, वो एटलीस्ट 6 to 7 मंथ अगर डिलीवरी आ भी जाती है, बच्चा पेट में होता है, तब भी आप 5 to 6 मंथ के ड्यूरेशन में आप इसे कर सकते हो अगर आप रेगुलर प्रैक्टिशनर हो तो। और आप पोस्ट डिलीवरी इसमें क्या कहेंगे सर? पोस्ट डिलीवरी भी ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि जैसे ही बच्चा बाहर आता है, पेरिनियम पीरियड आपका स्टार्ट होता है, तो जो आपका होल एब्डोमेन है वो सडनली लूज हो जाता है। तो आपके जो लिगामेंट्स हैं, ऑर्गन्स जिन आर्टिकुलेशन सरफेस से अटैच रहते हैं, फेशिया से अटैच रहते हैं, वो सडनली लूज हो जाते हैं। तो यूजुअली फीमेल्स क्या करती हैं कि डिलीवरी के बाद एक्सरसाइजेस नहीं करती, ठीक है, वो सोचते हैं कि नहीं अब हो गया। ऐसा नहीं है, उसके बाद आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है। एक तो आपको अपना खुद का शेप मेंटेन रखना है, फैट नहीं आने देना है, और अगर सेकंड बेबी प्लान करना पड़ा तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना जनरेट हो। तो ये जो आसन है उनके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है। इसमें ऑर्गन कॉन्ट्रैक्टेड होता है और स्ट्रेंथन होता है। तो आपका जो होल एब्डोमेन है, जो होल कोर है और जो स्पाइन है, वो स्ट्रांग बनता है। हाँ जी। So this is the importance of this. But we have to see कि उनका डिलीवरी का केस क्या था। सब लोग प्रैक्टिस ना करें, सब लोग ना करें। हाँ जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि वो केस कैसे बना है। लेकिन फिर भी अगर वो रेगुलर प्रैक्टिस करें तो आई डोंट थिंक सो, अगर कोई पैथोलॉजी ना हो फिर तो नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाते हैं इस आसन के बाद। डेफिनेटली। प्लीज। हाँ जी सर, अब हम क्या डिस्कस करेंगे इसका? इसका हम डिस्कस करते हैं कॉन्ट्राइंडिकेशन। तो इसे कौन नहीं कर सकता? सर देखिए, सबसे पहले अर्थराइटिस, स्पेशली अगर नी और हिप का है, ठीक है, वो है। एंड अगर आपको एंकल का भी है बहुत सिवियर, तब भी। स्पाइनल में आपका इश्यूज है बहुत ज्यादा, ठीक है। अगर आपको कोई इंजरी है, हर्निया इज अ मेन कंसर्न बिकॉज़ लोअर ही इन्वॉल्व है। वो है। उसके बाद वैसे तो ये यूटीआई में हेल्प करता है, बट जब आपको कुछ भी गायनेकोलॉजी की या फिर आपको यूरोलॉजी की कोई भी प्रॉब्लम हो, तब अवॉइड करना है, तब अवॉइड उस टाइम पे अवॉइड करना है। उसके बाद इफ यू डू, यू विल फील बेटर इन इट, एंड आपके जो मसल्स है वो स्ट्रॉन्ग ही होंगे। जी, अब ऑब्वियसली। तो मैं इसको क्लिनिकल साइड पे रिलेट करता हूँ। एक सॉरी, आई जस्ट प्लीज। अगर आपका बहुत ज्यादा फैट है इस एरिया में, तो ये आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है, बिकॉज फ्रंट, आपको फ्रंट में जाने में दिक्कत होगी। तो फिर आप उस टाइम जो हमने फर्स्ट वेरिएशन सिखाया था जिसमें अप एंड डाउन करेंगे, जब हमारा फैट थोड़ा थोड़ा रिड्यूस होना शुरू होगा एंड आपकी एक लिमिटेड रेंज पे जा सकते हैं। हाँ, अगर आपको कंफर्ट है। एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में जब हम आगे जाते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा, इसमें हमारा आप देखेंगे तो ब्लड एकदम कंप्रेशन हो जाता है एब्डोमेन में। तो हाइपरटेंशन वालों को अंडर गाइडेंस ही करना है, ठीक है, बिकॉज यू कांट इमीडिएटली स्टार्ट। ओबेसिटी पेशेंट के लिए ये सजेशन है कि वो अंडर अ थेरेपिस्ट ही करें, वो ज्यादा बेटर, एंड स्पेशली हाइपरटेंशन आल्सो, ठीक है, फॉरवर्ड बेंडिंग। यस, ठीक है। सो नेक्स्ट अब इसका क्लिनिकल अटैचमेंट कर लेते हैं। सो क्लिनिकल रिलेवेंस में जैसे हिमांग ने बताया, आर्थराइटिस तो वो इसलिए है क्योंकि अगर आपके मेनिस्कल या लिगामेंट टियर हो तो आप इस आसन को ना करें। अगर आपके नी में किसी तरह का कोई लिगामेंट टियर है, नी में कोई इंटरनल पैथोलॉजी है या डीप आर्थराइटिस सिम्टम्स हैं, तो इसे इमीडिएटली ना करें, गर्म पानी के सेक के बाद करें। वही चीज़ आपके हिप पे भी लागू होती है। हार्निएशन का इसलिए यहाँ पे जिक्र किया गया है क्योंकि इसमें आपके ग्रोइन पार्ट पे कंप्रेशन बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो उसके कारण हार्निएशन में किसी तरह का कोई ब्लास्ट या कोई इंटरनल टियर ना जनरेट हो, ना ही कोई पैथोलॉजी क्रिएट हो। अगर स्वेलिंग ज़्यादा हो गई तो आपको फायदे की जगह नुकसान हो सकता है। अब जैसे हिमांग ने बताया कि अगर किसी को यूरिनरी प्रॉब्लम्स हो या ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम हो, पर ऐसे अगर किसी को यूरिन डेटोरेट हो रहा है, बार बार निकल रहा है, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो इसे कर सकता है, ताकि मसल इसमें कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो आपको यूरिन को कंट्रोल करने में हेल्प मिले। इसमें सर हम उनको लाइंग डाउन भद्रासन, तितली आसन करवाते हैं। लाइंग डाउन भद्रासन, हाँ, मतलब इसको भद्रासन भी कहते हैं जी। तो सेम पोजीशन को हम लाई डाउन पोजीशन में, तो दैट इज आल्सो द अल्टरनेटिव फॉर अस। जिनको यूरिन, जैसे आपने बताया, इनकंसिस्टेंसी है, तो इसमें फिर हम मुद्रा लगाते हैं। ओके, मुद्रा लगाएंगे। हाँ, इसी में सेम आसन में, दैट इज दैट यू हैव द लॉट ऑफ ऑप्शंस। जी सर, डेफिनेटली। ठीक है, तो इस आसन को मेरी साइड से तो कर सकते हैं, बट हिमांग कह रहे हैं कि एक और ऑप्शन है हमारे पास, तो उसे भी आप यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं। नाउ अगर किसी को लंबर स्पाइन में प्रॉब्लम है, किसी तरह का लंबार इम्पिंजमेंट है, डिस्क कंप्रेशन है या डिस्क बल्ज है, तो वो इस आसन को अवॉइड करें।
फॉरवर्ड फ्लेक्शन आपको तब अवॉइड करनी है अगर आप बेबी कंसीव कर लेते हैं तो अंडर द थेरेपिस्ट ही करें, अदरवाइज फॉरवर्ड फ्लेक्शन ना करें, कंप्रेशन आ सकता है बेबी के ऊपर। जिन पेशेंट को हार्ट इश्यूज है या पेसमेकर लगा हुआ है तो सडनली हाथ ऊपर स्ट्रेच करने से कई बार आपका पेसमेकर स्ट्रेच हो जाता है, जिससे उसमें कंडक्शंस लेस हो जाती हैं। तो वो पेशेंट्स भी इसे ना करें, सिर्फ आप नॉर्मल रेंज में जाएं ताकि आपके लिए कंफर्टेबल होगा। दूसरा, अगर किसी की कोई एब्डोमिनल सर्जरी हुई हो या इंटरनल कार्टिलेज डैमेज हुआ हो या प्रेजेंट सर्जरीज हुई हो तो भी वो इसे एटलीस्ट 1 to 2 वीक्स के ड्यूरेशन में ही स्टार्ट करें, वो भी अंडर द थेरेपिस्ट गाइडेंस, क्योंकि ऐसे केसेस में इंटरनल सूचर्स के निकलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब तक आपका पूरा सोनोग्राफी रिपोर्ट्स या डॉक्टर का क्लियरेंस ना हो तब तक इस एक्सरसाइज को ना करें और अपने असेसमेंट जरूर कराएं, वो आपके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इसमें कुछ और ऐड करना चाहोगे हिमांग? सर मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा स्पाइन पे इलैबोरेट करो, क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं जिन्हें फॉरवर्ड बेंडिंग बनना होती है स्पाइन से रिलेटेड, तो बट देन आवर क्वेश्चन एज अ योगा थेरेपिस्ट इज कि उसका जो ओपनिंग है वो फॉरवर्ड से ज्यादा होगा हिप का, तो एक्चुअली ये ना बहुत बड़ा मिथ है। हाँ जी। अब मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ये बताता हूं कि स्टारटूडे ने जो प्लेटफॉर्म दिया बड़ा अच्छा है। लोग कहते हैं कि आप फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को आप नीचे बेस पे लेटा के नी बेंड कर रहे हो तब भी तो फ्लेक्शन हो ही रहा है, अगर आप आगे झुकोगे तब भी फ्लेक्शन हो रहा है, तो फ्लेक्शन तो दोनों ही कंडीशन में स्पाइन का हो ही रहा है। पता है क्या होता है कि पेशेंट ये समझता है कि नहीं, डॉक्टर ने जो बोल दिया वो फाइनल है, विच इज देयर। अगर आपको कोई मेजर प्रॉब्लम है, कोई ऐसी कंडीशन है जहां आपको फॉरवर्ड फ्लेक्शन नहीं करनी है, डिस्क में नुकसान हो सकता है तो करें, लेकिन नेचुरल बॉडी मूवमेंट को ना छोड़ें। अगर आप थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते रहेंगे तो रेंज आपकी बढ़ेगी। अगर आप बिल्कुल ही छोड़ दोगे तो वो स्टॉप हो जाएगा। तो जैसे आपने कहा स्लोली तो पहले आप 10 डिग्री फ्लेक्शन करें, देन 30 डिग्री करें, देन 40, देन 50। तो अगर आप एटलीस्ट 1 वीक के ड्यूरेशन में भी इस रेंज को करोगे तो विद इन 6 to 7 मंथ आप 100 डिग्रीज इजीली आगे बेंड कर जाओगे। तो मैं नहीं मानता कि अगर किसी को कोई क्रोनिक या कोई मेजर डिसीज है, अगर आपको कोई न्यूरल सिस्टम मतलब नमनेस, टिंगलिंग, बर्निंग ऐसे सिम्टम नहीं है, आप फ्रीली इस मूवमेंट को कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्लोली। हाँ, थैंक यू सो मच, बिकॉज ये बहुत इशू आ रहा है आजकल, एंड जब से मैं आपसे काम हम लोग कर रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है लोगों का, जब से आपने मुझे बताया कि नहीं, यू कैन कैरी ऑन विद दीज। देखिए साइंस भी ना, देखो लोग कहते हैं कि बस सिर्फ साइंस और बुकिश नॉलेज फॉलो करो। साइंस भी एक टाइम पे एक सोच थी, एक एक्सपेरिमेंट था। 50 एक्सपेरिमेंट होते तब जाके एक मेथड बनती है, ठीक है। तो जब तक आप पेशेंट के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, हम ये मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूं, क्योंकि हम हमारी नॉलेज से चलते हैं और एक लिमिटेड रेंज में ही आगे बढ़ते हैं जब तक हमें पेशेंट अलाउ नहीं करता। जब पेशेंट अलाउ करेगा देन वी कैन गो, क्योंकि उसका मेंटल और उसका साइकोलॉजिकली प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, उसके बाद ही हम आगे जाते हैं। तो ये इंडिकेशंस हमको ध्यान रखने हैं कि हम उसी रेंज में आगे बढ़े, तो रिजल्ट उसी से पॉजिटिव आते हैं। थैंक यू सो मच सर, आपने ये कवर किया, एंड प्लीज सर से कंसल्ट कीजिए फॉर योर बैक प्रॉब्लम्स। बहुत अच्छे रिजल्ट है सर के साथ काम करते हुए। अगर देखिए योगा साइंस बहुत बड़ी साइंस है, और जैसे आप सब्जेक्ट की फ्लेक्सिबिलिटी देख रहे हो यहाँ पे, तो रिजल्ट तो योगा के भी मतलब मानने लायक हैं। तो लिटरली तो मेरे हिसाब से इतना एलैबोरेशन काफी होगा। माय हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज प्रैक्टिस दिस, स्पेशली एवरी फीमेल शुड प्रैक्टिस दिस एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्लीज दिन में समय निकाल के 1 घंटा कोई भी एक्सरसाइजेस करें, पर करें। आपकी हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। पूरे हिमाचल को हम सब की तरफ से एडवाइस है, नशे से दूर रहें बैचलर्स, और एक्सरसाइज का नशा करें। एक्सरसाइज से बड़ा नशा और कुछ नहीं। क्यों हिमांश? सच बात है, बिल्कुल सच बात है। सो अब विदा लेते हैं। तो अब हम हिमाचल के सभी लोगों से यहाँ पे विदा लेना चाहेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से आपसे मिलेंगे जल्द ही हमारे दूसरे मेथड के साथ। तो अब विदा लेते हैं। जय हिंद, जय हिमाचल।